वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर नंबर 3 यानी डे 3। हमारा तीसरा दिन है क्लास का। एक सिलेबस, देन इंट्रोडक्शन, सेकेंड क्लास, देन थर्ड क्लास। अब हम तीसरे लेक्चर में बात करेंगे डिसीजन मेकिंग पे। मैं पहले भी बताया आपको कि बहुत ज़्यादा कोड के एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाऊंगा, वो पाइथन एंड मशीन लर्निंग कोर्स की चीज़ है। हम एआई के इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे, हाउ द डेटा विल बी प्रोसेस्ड। हम डेटा इकट्ठा कैसे करते हैं, उसे प्रोसेस कैसे करते हैं, वो उससे कैसे हम एआई, एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हो, कि हम अपने इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं मशीनों के लिए, गैजेट्स के लिए। देन ये प्रोसेस सीखना है। और ये जो कोर्स है वो एक स्कूल लेवल का या इनिशियल लेवल का, बिगिनर लेवल के लिए है, बच्चों के लिए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाननी होगी तो उसके बाद हम एक इंडस्ट्रियल कोर्स लेकर के आएंगे, तो आप उसमें बड़े लेवल पे सीख सकते हो चीज़ों को। तो अभी बेसिक्स है, पहले बेसिक ही क्लियर करना होता है, उसके बाद ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग पे। डिसीजन मेकिंग इन द सेंस, कहने का मतलब हो गया हमारा कि जैसे एआई को बोला गया कि वो अपना डिसीजन खुद लेता है। अब खुद लेता है, कैसे लेता है? क्योंकि आप उसे एक डेटा सेट देते हो, उस डेटा सेट के अनुसार वो ट्रेन होता है। देन ट्रेन होने के बाद उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग और उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जब आप उससे सवाल पूछते हो तो वो आपके सवाल का जवाब देता है, यानी आंसर करता है। ठीक है, तो किस तरह से चलता है, कैसे कैसे डिसीजंस होते हैं, वही हमें देखना है। तो आप नॉर्मली अपने रियल जिंदगी में भी देखोगे तो आप डिसीजंस अगर कोई लेते हो किसी मैटर पे, तो आप अलग अलग पर्सपेक्टिव रखते हो, अलग अलग आपका क्राइटेरिया होता है कि कौन कौन सी क्राइटेरिया होगी जिसपे आप इस डिसीजन को लोगे। जैसे मान लिया जाए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लूं कि अगर आपको घर में डिसीजन लेना है कि आज खाने में क्या बनेगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, हर घर में होता है, सबके घरों में ये डिसीजन लिया जाता है कि आज खाने में क्या बनेगा। तो लेट अस सपोज कि आप अपने घर में डिसाइड कर रहे हो कि क्या बनने वाला है। तो दो घर है, समझ लो। मैं दो घरों का एग्जांपल ले लेता हूं। ये पर्सन ए का घर है, ये पर्सन बी का घर है। ठीक है, अब ये जो पर्सन ए है वो प्योर वेज है, ठीक है ना। इसमें वेज और नॉन वेज दोनों खाने वाले लोग हैं, ठीक है ना। अब चलो, दोनों घरों में जो रात के खाने में क्या बनेगा उसका जो डिसीजन होने वाला है, उन दोनों का देखना। क्वेश्चन एक ही, लेकिन डिस्कशन अलग अलग, क्राइटेरिया अलग अलग। इस घर में जितने भी ऑप्शंस होंगे वो कैसे होंगे? सारे वेज वाले होंगे, है ना। पनीर बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, जो भी बनाना होगा बनाएंगे, राजमा बनाएंगे, ये बनाएंगे, जो भी खाने का आइटम होगा वो वेज आइटम पे डिसीजन लिया जाएगा। और जिसपे सबसे ज्यादा लोग एग्री करेंगे वो फॉलो हो जाता है। ये सब क्या है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ लोग नॉन वेज का ऑप्शन देंगे, कुछ लोग वेज का देंगे, कुछ दोनों मिक्स का ऑप्शन देंगे, अलग अलग होगा। इट मीन्स सेम ही क्वेश्चन का दो अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल पे एनालिसिस हो रही है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द डेटा। इट मीन्स कि डिसीजन मेकिंग के लिए हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी सिचुएशन में ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, उसके लिए आपका डेटा अवेलेबल है कि नहीं है, यानी बहुत सारी चीजों के लिए। मान लो कि यहाँ पे कोई एक डिसाइड हो गई कि नहीं आज पनीर बनेगा, और घर में पनीर है नहीं है, मार्केट में भी नहीं मिलेगा, तो फिर उस डिसीजन के साथ आप जा नहीं सकते ना। इट मीन्स अवेलेबल चीज होगी तभी जा पाएंगे। इट मीन्स टू अवेलेबल द डेटा फर्स्ट, डेटा अवेलेबल है कि नहीं, है ना। डिसीजन तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो यही डिसीजन मेकिंग है, इसी पे हम लोग बात करेंगे कि एआई हमारा कैसे डिसीजन लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड द डिसीजन मेकिंग। डेफिनेशन में अगर बात करता हूं मैं, तो देन क्या कहेंगे कि डिसीजन मेकिंग इज द cognitive process of selecting a course of action from multiple alternatives, and it involves evaluating information, considering the potential outcomes, and choosing the option that best aligns with goals and objects. ठीक है, अब चलो पहले लाइन को डिकोड करते हैं। इन द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम मल्टीपल अल्टरनेटिव्स। जब आपके पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स यानी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तभी तो आप जाएंगे ना। अगर एक ही ऑप्शन आपको दिया जाए तो काहे का डिसीजन, फिर उसी को साथ जाना ही जाना है। एग्जाम में जाते हो ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं, कहीं कहीं एग्जाम में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, तो उनमें से सेलेक्ट करना होता है।
इट मीन्स टू टेक द डिसीजन थ्रू मल्टीपल अल्टरनेटिव्स, तो सेलेक्ट करना होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? इन्वॉल्व इवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन। अब आप एग्जाम में जाते हो तो 4-5 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना होता है, तो अपने इंफॉर्मेशन को इवेलुएट करते हो ना, कंसीडर करते हो, कंसीडर पोटेंशियल आउटकम्स एंड चूजिंग द ऑप्शन दैट बेस्ट अलाइन विथ गोल्स एंड योर ऑब्जेक्टिव। यानी आपके डिसीजन जो लेने की कैपेसिटी है वो ये तय करेगी कि आपके गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और आप कौन कौन से लेवल पे इवेलुएट करने वाले हो अवेलेबल इंफॉर्मेशन को, और उसके बाद ही आप किसी एक डिसीजन के साथ जाओगे। अब आते हैं यहाँ कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। अब आप जब डिसीजन लेने जाओगे बोलोगे कि हाँ इतनी चीजों का मुझे ध्यान रखना है, तो कंपोनेंट्स पे बात करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए। कोई भी एआई में अगर डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, या किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। हाउ मेनी टर्म्स एंड कंडीशंस you should prepare for taking a decision, well then component of decision making। ठीक है, अब कंपोनेंट में क्या क्या, सबसे पहला आइडेंटिफाई द डिसीजन। हमें डिसीजन में लेना क्या है, कौन सा डिसीजन, किस बात का डिसीजन। जैसे अभी ऊपर में था ना कि यहाँ खाना बनने वाला है, तो ये हमें क्लियर था कि हमें खाने का डिसीजन लेना है। इट मीन्स टू आइडेंटिफाई द डिसीजन, हमारा डिसीजन किस बेसिस पे हम क्या डिसीजन लेने वाले हैं, तभी तो उसके अनुसार हम फिर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, देन इवैल्यूएशन पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। इट मींस रिकॉग्नाइजिंग दैट अ डिसीजन नीड्स टू बी मेड। उसके बाद जब डिसीजन का पता है कि हाँ चलो डिसीजन पता चल गया, देन गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अब उसके लिए क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। इट मींस टू कलेक्टिंग द रिलेवेंट डेटा, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। जैसे घर में अभी सब्जी वाले मिलोगे ना कि हाँ घर में क्या क्या अवेलेबल है, सबसे पहले लोग पूछते हो ना या फ्रिज में क्या क्या है या किचन में क्या क्या है। तो घर वाले जो भी आपके यहाँ खाना बनाती होंगी, मम्मी बनाती होंगी, जो भी बनाती होंगी, मेड आती होंगी, तो मम्मियों को पता होता है जनरली ये चीजें अवेलेबल है। इट मींस टू रिलेवेंट डेटा, फैक्ट्स, देन सबसे ओपिनियन लिया जाएगा। इट मींस टू गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, देन आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑप्शंस। फिर क्या करेंगे, हम उन रिलेवेंट डेटा जो आया, फैक्ट्स आया, ओपिनियन आया, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अल्टरनेटिव्स। इट मींस कि कितने पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है ना, तो वो लिस्ट बनेगी, उसके बाद ही तो हम बढ़ेंगे ना किसी एक के साथ। तो लिस्ट ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस जब बन जाएंगे, देन वेगिंग एंड एविडेंस। ये क्या है, एनालाइजिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव। यानी जितने भी अल्टरनेटिव 4 ऑप्शंस आपने निकाले, तो उसके प्रोज और कॉन्स दोनों पे सोचना है, फायदा भी देखना है, नुकसान भी देखना है, दोनों चीजों पे जाना है। दोनों अल्टरनेटिव्स पे हम बराबर से चर्चा करेंगे, बराबर से एनालिसिस करेंगे, देन किसी एक के साथ जाए, है ना। हो सकता है किसी चीज का फायदा बहुत हो तो आपको देखने में लगे कि हाँ इस डिसीजन के साथ जाना अच्छा होगा, लेकिन वो आपके लिए नुकसान अगर हो जाए, हो सकता है ना। मान लो कि सब लोगों को लगेगा अच्छा चलो ठीक है हम आज कुछ महंगी सब्जी बना लेते हैं, और फैमिली का बजट उतना नहीं है और घर में बहुत ज्यादा लोग हैं, तो उसका नुकसान क्या होगा कि इकोनॉमिकली आप डाउन चले जाओगे। तो ऑप्शन वो है, लेकिन उसके कॉन्स फिर आपके अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी वो फिट नहीं बैठता, तो उस अल्टरनेटिव के साथ आप नहीं जाओगे। इट मींस टू डिसाइड ऑल द प्रोज एंड कॉन्स एंड डिस्कस्ड इन डिटेल। अब बात करोगे डिटेल में, एनालिसिस करोगे, उसके बाद देन चूजिंग अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स। दोनों चीजों को देखने के बाद देन आप अल्टरनेटिव में से क्या करोगे, सेलेक्ट करने जाओ। देन सेलेक्टिंग द ऑप्शन दैट ऑफर्स द बेस्ट आउटकम्स, जो सबसे बेस्ट आउटकम देगा उसके साथ हम जाना पसंद करेंगे, यानी उस डिसीजन के साथ जाना पसंद करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब हम अल्टरनेटिव एक चूज कर लेंगे, देन टेकिंग एक्शन, इंप्लीमेंटिंग द डिसीजन। तब हम क्या करेंगे, अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रिव्यू भी करना है, रिव्यूइंग द डिसीजन। इट मींस एक्सेसिंग द आउटकम एंड लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। सीखना है, हो सकता है कि ऑलवेज आपका डिसीजन सही नहीं हो, तो अपने डिसीजन से भी सीखना है कि क्या आपने सीखा। आपका डिसीजन हो सकता है सही है, फिर भी सीखना है
ऐ नहीं सोचना कि हाँ हमने ही तो डिसीजन लिया था, मेरा लिया हुआ डिसीजन सही होगा, नहीं, आपको उस पर एनालिसिस करनी है, एआई भी करता है, ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस से सीखना है। तो ये डिसीजन लेने के लिए जो भी हमारे पास रिलेवेंट चीजें चाहिए उसका डिस्कशन था कि हाँ सबसे पहले हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और एआई किन किन बातों का ध्यान रखता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग पे। देन टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है? अब देखोगे डिसीजन अलग अलग तरह के होते हैं, कैसे कैसे डिसीजन लिया जाता है। कभी कभी आप लोग ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, किसी को इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है, किसी को करियर का डिसीजन लेना होता है तो बैठ के बहुत सोचता है, 10 लोगों से बात करता है ना। अब किसी को मान लो घर बनाना होता है तो स्टेप वाइज डिसीजन लेता है, शादी का डिसीजन होता है कोई बहुत स्टेप वाइज सोच के लेता है। इट मीन्स टू डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, हम अलग अलग डिसीजन मेकिंग के साथ जाएंगे। जब आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से कोई ओवरटेक करता हुआ आ गया तो उस समय आप बैठ के कोई रिग्रेशन नहीं चलाओगे स्टेप वाइज की पहले से, नहीं, उस समय क्या होता है, इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से डिसीजन लेना होता है। तो एक्सपर्ट बोल दो ना कि एक्सपर्ट ड्राइवर है, तुरंत कंट्रोल कर रहा है, इट मीन्स वो इंस्टेंट डिसीजन लेने में उसका माइंड ट्रेन हो गया है। और जो नया ड्राइवर होता है, नए बच्चे अगर गाड़ी चलाना सीखते हैं वो घबरा जाते हैं वैसे सिचुएशन में, और उनका माइंड इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले पाता, और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का खेल होता है, तो टक्कर हो जाती है। तो हम डिसीजन पे बात करें, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ डिसीजन, सबसे पहला टाइप्स ऑफ डिसीजन में आता है, देखो हर किसी का प्रोज और कॉन्स पे हम लोग बात करें, प्रोज और कॉन्स दोनों देखना है, क्या भैया फायदा क्या है, नुकसान क्या है, यानी दोनों चीजों पे होता है ना कि नफा और नुकसान, दोनों चीजों को देखना होता है, इट मीन बेनिफिट्स और लॉसेस, दोनों में देखना है कि क्या चीज होने वाला है। तो सबसे पहले रेशनल डिसीजन मेकिंग। रेशनल क्या है? इन्वॉल्व्स अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच वेयर द डिसीजन मेकर सिस्टमेटिकली वेग्स ऑल अल्टरनेटिव्स। अब स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, हम हर एक ऑप्शंस को बराबर बराबर स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, अपने डिसीजन को, इंप्लीमेंटेशन को लॉजिकली लॉजिक इन्वॉल्व करेंगे, और दिन जाके हर एक मैटर पे सोचने के बाद, हर एक अल्टरनेटिव पे सोचने के बाद बढ़ेंगे। अच्छा, ये कब कर सकता है आदमी? जब आदमी के पास टाइम हो, और ये किसी बड़े डिसीजन के साथ करना है, तभी तो बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा फैसला होता है तो लोग बैठ के समय के साथ लेते हैं, है ना। लोग बोलते हैं 2-4 दिन और सोच लो तो बात करना, जैसे करियर पे डिसीजन लेना होता है तो लोग सोचते हैं ना बैठ के। बोर्ड के एग्जाम के बाद भी में 1 महीना 2 महीना टाइम मिलता है बच्चों को सोचने के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि रेस लगी हुई है, पहले से लोग तय करते थे, बट वो सोचने के लिए टाइम दिया जाए कि हाँ आगे का सोचो, ठीक है ना। उसके फायदे क्या क्या है? द लीड्स टू ऑप्टिमल डिसीजंस इफ ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड एक्यूरेट। अब जब इतना सोच समझ के डिसीजन लिया जाएगा तो दिन क्या होगा, बिल्कुल ऑप्टिमल डिसीजन, ठीक है। इफ ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड एक्यूरेट, यानी आपका सारा जो इंफॉर्मेशन है अगर अवेलेबल है आपके पास उससे रिलेटेड, और वो एक्यूरेट डिसीजन है, मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट आपके पास है, तो आप एकदम ऑप्टिमल डिसीजन ले पाओगे। लेकिन फिर उसका नुकसान क्या होगा? इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड मे बी इम्प्रैक्टिकल इन सिचुएशंस रिक्वायरिंग क्विक डिसीजंस। कभी कभी क्या होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा वो, और कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन के अनुसार इम्प्रैक्टिकल होता है। अब आपके जिंदगी में ऐसा सिचुएशन चल रहा है, अब सोचने का टाइम उतना नहीं होता, तो क्या करते हो, चलो कर लो यार, देखा जाएगा, ऐसा बोलते हो ना, हम लोगों की जिंदगी में हमेशा होता है, कर लो यार, देखा जाएगा, जो होगा तो देखा जाएगा, है ना। अब उसी में कोई आदमी बैठेगा और बैठ के कहता है कि नहीं मैं तो सोचूंगा एकदम, तब तक पता चला कि आपका समय ही निकल गया, है ना। तो वो चीज होती है उसमें, तो फायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन ज्यादातर हम लोग जिंदगी में क्या करते हैं, रेशनल डिसीजंस ही लेते हैं बड़े लेवल पे, जब कुछ जिंदगी में बड़ा इंपैक्ट होने वाला होता है, समय लेते हैं, सीखते हैं हर एक चीज, उसके बाद ही बढ़ते हैं। घर खरीदना होता है, किसी को देखते हो ना, घूमता है, सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, ऐसा थोड़ी है कि आज बैठ के सोचे कि हमें घर खरीदना है, कल गए एक सामने पहला आदमी जो मिलेगा उसी से बोलेंगे भाई अपना घर बेच दो, या पहला बिल्डिंग मिला उसी में घुसे ये वाला फ्लैट दे दो, संतुष्टि नहीं होती ना। 4 दुकान घूमते हो, सामान लेने भी जाते हो, तो ठीक है ना, यानी हम लोगों का नेचर होता है। दूसरा क्या है, हेरिस्टिक डिसीजंस। अब इसमें क्या है, यूजेस मेंटल शॉर्टकट्स और रूल्स ऑफ थंब टू मेक डिसीजंस क्विकली। कभी कभी क्या होता है कि हमको जल्दी लेना होता है डिसीजन, तो क्या करते हैं हम अपना शॉर्टकट यूज करते हैं,
अपना मेंटल कंडीशन यूज करते हैं कि हाँ हम कितनी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, कितना परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं, उसी में होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। या कुछ लोग होते हैं जो सटीक डिसीजन लेते हैं, कम समय में भी तुरंत जल्दी सलाह दे देंगे, आपको परफेक्ट दे देंगे, तो लोग बोलते हैं अरे यार बहुत अच्छा तेज माइंड का आदमी है ना। अब फायदे क्या है उसके? इफिशियंट फॉर मेकिंग क्विक डिसीजंस इन कॉम्प्लेक्स एंड अनसर्टेन इन्वायरमेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि डिसीजन जो होता है, अगर आप मान लो कि ऐसा सिचुएशन में फंस गए हो जो आपके लिए अनसर्टेन इन्वायरमेंट है, कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना है, तो उस समय आपको क्या करना होता है, हेरोस्टिक डिसीजन के साथ जाना होता है। देन मेंटल शॉर्टकट्स, रूल्स कुछ होते हैं जिंदगी में, आप बोलते हो ना कि माई वे और हाई वे, ऐसा करके बहुत लोग यूज करते हैं, ये मेरी जिंदगी का रूल है, हमारा रूल है, परफेक्ट है। कुछ लोग बोलते हो ना कि हाँ हम कमिटमेंट कर दिए, तो इस तरह का डायलॉग वगैरह सुनते हो, ये सब रहता है ना कि हाँ ये मेरा रूल है। हो सकता है कि वो परफेक्ट लग भी जाए कभी कभी आप, लेकिन जनरली जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, मान लो कि सिचुएशन का बोले ना कि अब गाड़ी पे अचानक से आपका ओवरटेक करके कोई आ गया सड़क पे, उस तरह से वहां पे डिसीजन लेना हो, है? तो उस सिचुएशन में आपको सोचना होता है। या मान लो कि आप बहुत बड़े अधिकारी हो किसी तरह के, देखे हो ना कि मतलब अचानक से जो वो यूपीएससी लेवल के क्रम वो होते हैं, या जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, अक्सर सीज फायर वायोलेंस चलते रहता है, तो क्या वो वार खोल देते हैं? नहीं ना। अगर वहां पे तुरंत उस तरह का इन्वायरमेंट बना हुआ रहता है, वो फिर क्या करते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा। आप कभी देखना उसका जो इंटरव्यू होता है बहुत खतरनाक होता है, आपके मेंटल कैपेबिलिटी हर एक लेवल पे चेक की जाती है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, तो जैसे ये होता है कि हाँ अब ड्राइवर ड्राइवर देखना गाड़ी चलाते वक्त क्या करता है, वो बहुत क्विक डिसीजन लेता है और सटीक डिसीजन लेता है। एक्सपीरियंस्ड जो ड्राइवर हो जाता है वो परफेक्ट लेता है, नए वाले को दिक्कत हो जाती है। अब उसमें क्या होता है, मान लो कि कौन नुकसान क्या है, कैन लीड टू बायस्ड एंड सब ऑप्टिमल डिसीजंस। अब बायस्ड क्या होता है, बहुत सारी चीजें देखो, अचानक से डिसीजन लेना है आपको, तब क्या करते हो कि प्री डेटा फिट है माइंड में, कुछ चीजें मान लो कि 4 लोगों के साथ ये डिसीजन सही साबित हुआ होगा, तो आपके दिमाग में प्री फिट है, आप उसे इंप्लीमेंट कर दोगे। हो सकता है आपके डिसीजन आपके साथ वो फिट ना बैठे, तो बायस्ड डिसीजन होता है। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, तीसरा आता है इंट्यूटिव। अब देखो इंटुएटिव कहते हैं उसको, इंटुएटिव डिसीजन होता है। अब इंटुएटिव में ये हो जाता है जैसे रियलाइज ऑन गट फीलिंग्स एंड इंस्टिक्ट्स रेदर देन सिस्टमैटिक एनालिसिस। अब बोलते हो ना कि मेरी गट फीलिंग, ऐसा मुझे फील हो रहा है, होता है ना, इस तरह से मुझे फील हो रहा है, एकदम नहीं बिल्कुल भरोसा है हमारा हो जाएगा। तो ये जो डिसीजन लेते हो ना गट फीलिंग, जैसे माँ बाप का अपने बच्चों पे होता है कि एकदम बिल्कुल भरोसा है तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे बेटा, तो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल भरोसा है तुम नहीं कर पाओगे या मतलब मजाक में भी इस तरह से आप लोग यूज करते हो अक्सर कि हमारी बिल्कुल गट फीलिंग आ रही है कि वो हो जाएगा। या आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, लोग बोलते हैं नहीं भरोसा है यार तुम्हारा होना ही होना है। तो ऐसी सिचुएशन को गट फीलिंग कहते हैं। तो ये डिसीजन जो होता है हमारा इस तरह से लिया जाता है, इंस्टिंक्ट एंड रेदर देन सिस्टमैटिक एनालिसिस। किसके लिए कोई सिस्टमैटिक एनालिसिस की जरूरत नहीं होती है, उस पर आपको एकदम पूरा भरोसा होता है, गट फीलिंग होती है अंदर से कि हाँ ये होने वाला है ना। कोई जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा वो, बट आपका मैक्सिमम भरोसा उस पर होता है कि ये हो जाएगा। फायदा क्या है उसका, यूजफुल इन सिचुएशंस वेयर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज गाइड डिसीजंस। अब मान लो टीचर, अनुभव हो जाता है उनको हर एक चीज पढ़ाने का, तो टीचरों के साथ होता है ना, एक्सपीरियंस हो गया, वो गाइड कर सकते हैं, चीजों को समझा सकते हैं, हर एक चीज, वो गट फीलिंग उनकी होती है अंदर से। ठीक है ना। अब अनुभव के साथ वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो उसमें वो डिसीजन लेंगे आपका। ठीक है ना। लेकिन दिक्कतें क्या आ जाती है उसमें, दिक्कत अब जैसे मान लो कि हम अपनी जिंदगी में पढ़ाई किए हैं, और हो सकता है कि कोई तरीका मेरी पढ़ाई में यूज हुआ हो और मुझे उस पर पूरा भरोसा हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मैं अगर 10 बच्चों को वो तरीका समझाऊं तो 10 बच्चों के लिए काम करे। लेकिन हमारी तो अंदर से गट फीलिंग है ना, हमारा भरोसा है ना उस पर, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में उसे यूज किए। ठीक है ना। तो ये डिसीजन लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे जिंदगी का डिसीजन, मेरा स्कूल का लर्निंग है, तो हम बता सकते हैं नहीं बेटा ऐसे पढ़ाई करो सही। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सबके लिए काम करेगा। देन तो नुकसान क्या है, मे नॉट बी रिलेबल इन न्यू और अनफैमिलियर सिचुएशंस।
कोई जरूरी नहीं है कि नए और अनफेमिलियर सिचुएशंस के लिए भी आपका जो अनुभव हो वो काम आ जाए, है ना। कभी कभी वो काम नहीं आएगा क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग सिचुएशन होता है, ठीक है। अब आते हैं डिसीजन मेकिंग इन एआई। तो पहला होता है रूल बेस्ड सिस्टम, देन डिसीजन ट्री होता है, रेनफोर्समेंट लर्निंग होती है। तो रूल बेस्ड सिस्टम पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि रूल बेस्ड सिस्टम क्या है। इट मींस रूल बेस्ड में क्या है, हमारे 2 पॉइंट हमने लिखा। इन अर्ली एआई सिस्टम्स यूज्ड प्री डिफाइंड रूल्स टू मेक डिसीजंस। अब क्या करते हैं इनिशियल में, जब हम लोग अभी भी छोटे छोटे एआई में क्या होता है, प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। जैसे पहली क्लास में जो हमने एग्जाम्पल लिखा था तो उसमें बोला था ना कि हाँ बारिश हो रही है या नॉर्मल सीजन है तो 3 घंटे का रहेगा तो तुम्हें हाइक ही बताना है, यानी प्री डिफाइंड बताया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या होता है, दीज रूल्स वेयर बेस्ड ऑन द लॉजिकल स्टेटमेंट सच एज इफ देन कंडीशंस, इफ एल्स ये वगैरह जो भी होते हैं इस तरह के कंडीशंस पे बेस्ड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ठीक, नहीं तो ऐसा हुआ तो ऐसा कर देना, ये वाला डिसीजन इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिसको, तो रूल बेस्ड होता है जिसमें आप डिफाइन करके रखते हो पहले। It means a simple AI might decide whether to recommend an umbrella based on the rule. If it raining, then recommend an umbrella. अब मान लो कि कोई एआई आपको रिकमेंड कर रहा है कि हाँ अम्ब्रेला लेके निकलना है घर से। इट मींस उसे बताया गया है कि बारिश के सीजन जैसे ही अगर कोई इंफॉर्मेशन हो बारिश से रिलेटेड तो तुम्हें बताना है कि अम्ब्रेला रिकमेंड करो कि घर से भैया अम्ब्रेला लेके निकलो अदरवाइज रेन भीग जाओगे। तो ये प्री डिफाइंड है ना। भूख लगेगी तो खाना है ये सजेस्ट करना है, तो ये प्री डिफाइंड चीजें हैं जो एआई को सिखाएगी, रूल बेस्ड सिस्टम इससे बोलते हैं। दूसरा आता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में क्या होता है, ये एक तरह का मॉडल है हमारा। डिसीजन ट्री इज अ मॉडल दैट मेक्स डिसीजंस बाय स्प्लिटिंग डेटा इनटू ब्रांचेज। अब देखो डिसीजन ट्री एक तरह से होता है ढेर सारे ब्रांचेज, यानी बहुत सारे ऑप्शंस हम खोल के रखते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस लीडिंग टू डिफरेंट आउटकम्स, अलग अलग आउटकम्स के आधार पे। अब देखो कैसे अलग अलग आउटकम के आधार पर डिसीजन ट्री काम कर। अब ट्री में क्या हो गया, मान लो ब्रांचेज। अब आप लोग जिंदगी में कहते हो ना कि एक ही एम रखना है, नहीं, हमेशा आप ऐसे ब्रांचेज के रूप में रखो। मान लो यहां से अभी मैं जब प्रोग्राम चलाऊंगा तो देखना मैं दिखाऊंगा आपको, यहां से बढ़ेंगे और यहां कंडीशन लिख देंगे। अगर ये ऐसा होता है, मान लो ये ए ग्रेटर देन बी, तो देन हमें इसके साथ इधर की ओर चले जाएंगे। फिर यहाँ पे भी एक डिसीजन होगा, यहाँ पे भी ऐसे बटेगा, इस तरह से है ना, ऐसे है देन बढ़ जाएगा कि 3 है इसमें से कोई एक पे चुनेंगे, ऐसे करके बढ़ना है। दीज आर द ट्री सिस्टम्स, मेनी ब्रांचेज आते हैं। ऐसे ऐसे जिंदगी में हर एक डिसीजन को आप लोग प्लान करके बढ़ना, दैट इज कॉल्ड द डिसीजन ट्री, ठीक है। लीडिंग टू डिफरेंट आउटकम्स, अगर ऐसा आउटकम आया तो इसके साथ, ऐसा आउटकम आया तो इसके साथ, ठीक है ना। ये भी कमोबेश कंडीशनल ही होता है बट ट्री होते हैं बहुत सारे ब्रांचेज। देन डिसीजन ट्री माइट डिसाइड वेदर अ कस्टमर विल बाय अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक एज, इनकम एंड प्रीवियस परचेज। अब मान लो कि किसी को प्रोडक्ट खरीदना है तो एज के आधार पे, इनकम के आधार पे, प्रीवियसली क्या क्या खरीदा है उसके आधार पे आप उसे सजेस्ट कर सकते हो। दिखना है ना, आपको सजेस्ट करने लगते हैं आजकल के वेबसाइट्स, तुरंत भर में आपको हर जगह ऐड आने लगेगा। ब्लॉकचेन लगा हुआ रहता है, वो पकड़ लेता है कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या सर्च किए और देन पीछे से वो आपको सिस्टम सजेस्ट करना शुरू कर देता है ना। जैसे आप बार बार खिलौना सर्च कर रहे हो, छोटे बच्चों का खिलौना, तो वो छोटे बच्चों का खिलौना ही बताएगा, वो समझ जाएगा कि कोई छोटा एज का आदमी है, या तो कोई बच्चा सर्च कर रहा है या किसी बच्चे के लिए किया जा रहा है। आपकी रिक्वायरमेंट समझ गया और पता चला कि 500 के अंदर ही आप खरीदना चाह रहे हो, तो जितना भी सर्च कर रहे हो 500 के अंदर का सर्च करो तो आपको सजेशन भी उसी लेवल का देगा, ठीक है ना। और अगर आप पुराना कुछ खरीदे हुए हो तो उसका भी आएगा कि हाँ उसी लेवल का आएगा, पुराना परचेजेज के आधार पे। इट मींस बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, डिसीजन ट्री ये होता है। अब आते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या आता है, इन्वॉल्व्स एन एआई एजेंट learning to make decisions by interacting with an environment and receiving rewards and penalties based on its action। एक तरह से फीडबैक सिस्टम होता है, हमने बताया क्या करता है, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है और वहां से सीखता है। रिवॉर्ड मिला, कुछ पेनल्टीज मिला, मतलब इस तरह से आपकी एक्टिविटी के अनुसार आपको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और देन डिसीजन लेगा।
ठीक है, इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करने के बाद। इन्वायरमेंट मतलब इसके चारों तरफ, एआई के चारों तरफ जो चलेगा उससे जो इसे फीडबैक मिलते रहता है उसके आधार पे ये क्या करता है, डिसीजंस लेता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार लर्न्स टू नेविगेट बाय रिसीविंग रिवार्ड्स फॉर सेफ ड्राइविंग एंड पेनल्टीज फॉर कॉलिजन्स। सेल्फ ड्राइविंग कार में लगा हुआ यहाँ, अगर सेफ ड्राइव कर रहे हो तो इसे क्या मिलते रहता है, रिवॉर्ड्स मिलते रहता है। यहाँ पे आपने अच्छा चलाया, ऐसे कंट्रोल किया बढ़िया, तो उसे फीडबैक मिलते रहता है कि हाँ इस तरह से चलाना है। मान लो कि भीड़ भाड़ में कभी वो गलती से गाड़ी ठुक गई तो उसे पेनल्टी में मिल जाता है, वो चीज उसे पेनल्टी बताई जाती है। फिर उसका क्या करता है एल्गोरिदम, उसे सीखता है कि नहीं ये गलत चीज थी, इसके बदले हमें पेनल्टी मिला है। अब सजा दी जाती थी ना, अगर आप ही लोग स्कूल में अच्छा करते थे तो जो अच्छा करता था उसे इनाम मिलता था, और जो अच्छा नहीं किया उसे मुर्गा बना के खड़ा कर देते थे पहले गुरुजी हम लोगों के जो हुआ करते थे। तो मतलब दोनों केस में माइंड में क्या जाता है, बच्चों के दिमाग में क्या जाता था कि अच्छा करेंगे तो इनाम मिलेगा और नहीं अच्छा करेंगे तो इधर पिटाई हो जाएगी या मुर्गा बना दिया जाएगा। ये क्या था, इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन हमारे दिमाग का, और उसके अनुसार हमारा दिमाग डिसीजन लेता था, ट्रेन होता था। तो हम लोग बोलते नहीं यार अगली बार अच्छा मार्क्स लाना है, चॉकलेट मिलता है, करते हैं ना। तो दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। गुरुजी मार मार के रीइंफोर्समेंट ही तो कर रहे थे, है ना। तो वो चीज हो जाता था। देन आते हैं बेस पे। देखो बेस जो है, अभी बेसियन नेटवर्क हम लोग कहते हैं, बेस में हम लोग बहुत डिटेल में भी बात करेंगे ये बेसिंग क्या होती है। अलग अलग मैंने लगा भी रखा है, जब मैं एलएमएस अपना दिखाऊंगा उसमें पढ़ाने के लिए आप लोगों को। तो उसमें देखो अब प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, क्लास 10th में वो आ जाता है, और बड़े लेवल पे जब आप जाओगे तो देन प्रोबेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसे सीखना भी है। प्रोबेबिलिटी इट मींस कितने परसेंट चांस है कि ये चीजें होगी। अभी कुछ डिसीजन होता है तो बोले कितना परसेंट चांस है कि ये पॉसिबल हो पाएगा, तो कुल मिला के वही चीज होता है पॉसिबिलिटी। तो प्रोबेबिलिस्टिक बोलते हैं उसको, ग्राफिकल मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ वेरिएबल and their conditional dependency and it is used in AI for decision making under uncertainty। अब कभी IRCTC पे जाकर टिकट बुक किए हो आप लोग, देखना उसमें लिखता है ना प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट चांसेस है कि ये टिकट कंफर्म हो जाएगा, जब वेटिंग दिखाता है तो आप लोग ट्राई करते हो ना कि हाँ इसके चांसेस हैं। तो वो कौन बता रहा है, एआई बता रहा है ना पीछे से, कोई आदमी तो बैठ के बता नहीं रहा क्या कर रहा है। टिकट बुकिंग के स्पीड, कैंसिलेशन के स्पीड, त्योहार है क्या है, वो पूरा डेटा उसके पास है, उसके अनुसार वो प्रोबेबिलिटी बना रखा है। कैसे, वो हर दिन देखता होगा कि इतना वेटिंग में कितना बार, मान लो कि 10 बार का वो डेटा उठाया, उसमें देखा कि 8 बार कंफर्म हो गया है। अगर 20 पता चला कि वेटिंग में चला गया है और पिछले 10 दिन का वो रिकॉर्ड देखेगा कि 8 बार कंफर्म, तो बोलेगा कि 80% चांस है सर कि कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा। तो किससे डिसीजन लिया, पुराने प्रोबेबिलिटी चलाया। ठीक है ना। अब आते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एआई। प्रोसेस क्या क्या हम लोग फॉलो करते हैं डिसीजन मेकिंग का। सबसे पहले इनपुट डेटा, एआई सिस्टम रिक्वायर्स इनपुट डेटा टू मेक डिसीजन। अब मैंने बोला कि एआई डिसीजन जो भी है, एआई है हमारा, वो डेटा का खेल है। तो सबसे पहले इनपुट डेटा चाहिए। दिस डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड, नंबर, कैटेगरीज, अनस्ट्रक्चर्ड, जो भी वो टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, वो डेटा इसको चाहिए कम से कम। फिर उस डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस। द एआई सिस्टम प्रोसेसिंग द डेटा using algorithms which may involve pattern recognition, statistical analysis and machine learning। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि डेटा कैसे प्रोसेस होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वगैरह से। ठीक है ना। देन आउटपुट जब आएगा, द सिस्टम जनरेट्स एन आउटपुट विच कुड बी डिसीजन, अ रिकमेंडेशन और एन एक्शन। वो क्या करेगा, कुछ आउटपुट जनरेट करेगा, रिकमेंडेशन आपको देगा। फिर फीडबैक लूप होगा। फीडबैक लूप होता है, फीडबैक का मतलब होता है ना कि हाँ आपके आउटपुट से ही सम इंफॉर्मेशन निकल के इनपुट में जाता है, उसे बोलते हैं फीडबैक। ठीक है ना। यानी आउटपुट से कुछ चीजें इंफॉर्मेशन निकल के जाएगी और वो इनपुट में जाएगी, यानी पता चलते रहेगा इनपुट में भी कि आउटपुट में क्या आ रहा है, और उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू आउटपुट हमारा इनपुट क्या होगा, कंट्रोल होता रहेगा। देन बोलते हैं उसे फीडबैक। इन मोर एडवांस्ड सिस्टम द एआई रिसीव्स फीडबैक ऑन इट्स डिसीजन एंड यूजेस दिस इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव फ्यूचर डिसीजन। फिर क्या करते हैं, अगला जो डिसीजन आने वाला रहेगा उसे इंप्रूव करते हैं। ठीक है ना, उसे फीडबैक बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, एथिकल कंसिडरेशंस इन एआई डिसीजन मेकिंग। एथिकल कंसिडरेशंस क्या क्या हम लोग रखते हैं,
बायस्ड, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। बायस्ड में क्या देखना है? बायस्ड में एआई सिस्टम्स कैन इनहेरिट बायसेस फ्रॉम द डेटा दे आर ट्रेन्ड ऑन, लीडिंग टू अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजंस। अब जो डेटा होना चाहिए वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। पता चला कि अब चुनाव में एक देखिए हो ना, लोग आते हैं और ओपिनियन पोल निकाल देते हैं, फिर क्या करते हैं वो एग्जिट पोल निकाल देते हैं। अब मान लो कि कोई एक एजेंसी निकली और एक स्टेट में घूमी और पूरा एक स्टेट का डेटा उठाई, और वो क्या करेगी कि पूरे भारत के नाम पे उसे निकाल देगी, तो ये बायस्ड हो जाएगा। इसे पूरे भारत का डेटा नहीं कह सकते। पूरे भारत का डेटा मीन्स कि आप लगभग हर एक विधानसभा में जाइए, हर एक लोकसभा में जाइए और सम सैंपल ऑफ डेटा उठाइए, तब आपका बायस्ड नहीं होगा। यानी आपने हर एक जगह से लगभग रैंडम डेटा उठाने की कोशिश करी। नहीं तो पता चला कि आप किसी एक शहर में निकले, मान लो यहाँ राजधानी दिल्ली है, यहीं निकले और 50,000 लोगों से बात किए और बोले कि अब तो 50,000 लोगों का डेटा है, मैं देश का मूड बता सकता हूँ। नहीं बता सकते, हो सकता है दूसरे शहर में कुछ और मूड हो, तो ये बायस्ड डेटा बोलते हैं। दूसरा चीज आता है ट्रांसपेरेंसी। इट मींस इट्स इंपॉर्टेंट दैट एआई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर ट्रांसपेरेंट एंड एक्सप्लेनेबल टू इंश्योर ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी भी होता है ना, बोले चुनाव में ट्रांसपेरेंसी रखा गया कि नहीं वगैरह, इसलिए एआई के भी डिसीजंस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। प्रोसेस मेकिंग, जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होगा, एक एक चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, एक्सप्लेनेबल होनी चाहिए। तो क्या होगा? ट्रस्ट बढ़ेगा, किसका? यूजर का। हाँ, इंश्योर होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, तब आपके एआई को वो यूज करेगा। इट मींस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आपका एआई डिसीजन ले कैसे रहा है। ठीक है ना? यानी आप अपना एआई प्रपोज करोगे तो सबसे पहले जो डेटा इकट्ठा करोगे, डेटा डालोगे, वो क्या करेगा? बायस्ड नहीं होना चाहिए। आप जो एल्गोरिदम बनाओगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पता चला कि हार्ड कोडिंग कर दी है ना, हार्ड कोडिंग कर दी है, और उसमें जैसे होता है ना कि पहले अलग अलग सोशल मीडिया पे क्या लगते थे, इल्जाम लगाए जाते थे, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता था कि कुछ जो आईडी होती थी उसमें हार्ड कोडिंग कर दिया जाता था कि इसका कोई भी जो भी मैसेज आएगा वो सोशल मीडिया पर उसे डाउन कर देना, जिसने पैसा दे दिया उसे अप करते चला जाता था, ये तरीका अपनाया जाता था। इट मींस इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यानी आपका एआई जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो कि इस तरह से ट्रेन किए हैं, इस डेटा पे ट्रेन किए हैं, ऐसे डिसीजन लेगा, उसके बाद ट्रांसपेरेंट होगा बिल्कुल। देन अगला आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिटरमाइनिंग हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस मेड बाय एआई सिस्टम इज क्रूशियल, स्पेशली इन क्रिटिकल एरियाज लाइक हेल्थ केयर एंड लॉ इन्फोर्समेंट। हेल्थ केयर में, लॉ इन्फोर्समेंट में, मान लो कि आपका एआई अगर कोई गलत डिसीजन लिया, उसका जिम्मेदार कौन? तो जब भी आप एआई को जाओगे, एथिकल्स ये चीजें हैं कि आपको समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, ताकि आप कुछ प्रपोज कर रहे हो, लोग आपके सिस्टम पे भरोसा करेंगे, आपके दिए हुए इंफॉर्मेशन से क्या करेंगे, अपने जिंदगी में कुछ कुछ डिसीजंस लेंगे, पढ़ाई में, हेल्थ केयर में, लॉ में। और अगर वो गलत होता है, बहुत सारे देखोगे कि चैट जीपीटी के पैरेलल में और भी अलग अलग चीजें आई, लेकिन वो मार्केट में चली नहीं, डाउन कर गई। क्यों? क्योंकि इन चीजों पे कहीं ना कहीं वो उतनी परफेक्ट नहीं आ पाई जितना चैट जीपीटी आया। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट यूज में सबसे ज्यादा यूजर्स इसी के बने, ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू दैट कि वो ये ठीक आया था। ठीक है, अब एक हम लोग डिसीजन ट्री का एक कोड लेते हैं। बहुत ज्यादा मैं कोड पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोड समझने के लिए आपको पाइथन और मशीन लर्निंग आनी चाहिए, तो वो धीरे धीरे आ जाएगा आपको। अभी इसको इंप्लीमेंट करना सीखते हैं हम लोग आपके सिलेबस के अनुसार। ठीक है, तो ये कोड है हमारा। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल यूजिंग अ डिसीजन ट्री क्लासिफायर। हमारे पास मशीन लर्निंग में एक डिसीजन ट्री क्लासिफायर होता है, ठीक है, और उससे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे डिसीजन लिया जाता है। सेम आइरिस डेटा है आपका, ठीक है ना, डिसीजन ट्री चलाएंगे और उससे हम क्या करेंगे, डेटा को विजुअलाइज करेंगे, फिर प्लॉट करेंगे। ट्रेन एंड टेस्ट पे तोड़े थे, ब्रेक किए थे उसको, देन विजुअलाइज करेंगे। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं कि हम क्या करने जाएंगे, ताकि हम नॉर्मली हमें रफ आइडिया हो, फिर तो एक्सप्लेनेशन डिटेल में वहां देखेंगे हम। इट मींस द कोड यूजेस द आइरिस डेटा सेट एंड अप्लाइज अ डिसीजन ट्री क्लासिफायर टू मेक प्रेडिक्शंस। इससे क्या करेंगे, हम प्रेडिक्शन करेंगे कुछ, ठीक है ना, एंड आफ्टर ट्रेनिंग द मॉडल it visualizes the decision tree showing how the model makes decisions based on the input data।
यानी मॉडल जो है वो कैसे डिसीजन ले रहा है अकॉर्डिंग टू डिसीजन ट्री। अभी मैंने बता रहा था ना ट्री ब्रांच कैसे कैसे बन रहा था, तो हम आइरिस डेटा के अनुसार बनाएंगे कि देखेंगे कि डिसीजन ट्री यानी हमारा जो मॉडल ट्रेन होगा वो कैसे डिसीजन ले रहा है, या कितने डिसीजन लिया कि अगर ये होगा तो इधर बढ़ जाना, ये होगा तो इधर बढ़ जाना, फिर यहाँ पे ये डिसीजन लेना, यानी पूरे के पूरे ट्री को वो खोल के रख देगा। यानी हर एक पॉइंट पे आपको अलग अलग रास्ते दिखेंगे, यानी हर एक मोड़ पे अलग अलग रास्ता दिखेगा, ठीक है ना। और वहां से आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप उस ब्रांच में जा सकते हैं। एंड द मॉडल एक्यूरेसी इज देन एवेलुएटेड ऑन द टेस्ट डेटा शोइंग हाउ वेल द डिसीजन ट्री परफॉर्म। वो डिसीजन ट्री कैसा परफॉर्म कर रहा है, देन उसके आधार पे हम एक्यूरेसी देखते हैं, जो पिछले दिन हम एक्यूरेसी पे बात कर रहे हैं। अब ये रहा आपका कोड, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये देखो स्केलर्न है हमारा, स्केलर्न से हमने डेटा सेट आइरिस को लोड किया, ट्रेन और टेस्ट में ब्रेक किया, और ये देखो डिसीजन ट्री क्लासीफायर लाइन नंबर 3 में हमने क्या किया, ट्री और इंपोर्ट किसे किया, डिसीजन ट्री क्लासीफायर को इंपोर्ट किया, ठीक है ना। अब इसको ट्री बनाएंगे हम, और देन मैटप्लॉटलिब क्या होता है, मैटप्लॉटलिब सीबॉर्न जो होता है, ये दो ग्राफिकल होते हैं हमारे पैकेजेस। कोई भी ग्राफ बनाना हो, चार्ट बनाना हो, तो हम इसे यूज करते हैं, ठीक है ना। एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, 3D में, जो भी होगा अभी आगे हम लोग बनाएंगे वो चीजें हम लोग मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न दो पाइथन की लाइब्रेरी है जिसे हम यूज करते हैं, पैकेज है, इनबिल्ट पैकेज है इसके। तो यहाँ पे हमने डेटा लोड किया, देन वही ट्रेन एंड टेस्ट में तोड़ दिया, 30% हमने टेस्ट केस के लिए रखा, बाकी ट्रेनिंग में डाला। अब क्या किया, इनिशियलाइज द डिसीजन ट्री क्लासीफायर, डिसीजन ट्री लगा दिया, इनिशियलाइज किया जो वहां पे इंपोर्ट किया है डीएफ क्लासीफायर, और इसमें क्या लिखा, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, बस इनिशियलाइज किया मॉडल को, ठीक है ना। अब हमें फिगर बनाना है, तो फिगर का हमने साइज बढ़ा दिया, फिगर साइज 2010 बना दिया ये, ठीक है ना। अब ये हमें आइरिस फीचर नेम और टारगेट नेम, और देन ये प्लॉट करके शो करा देगा मुझे, ठीक है ना। आपको भी शो होगा, और बाकी ये चीजें आपकी एक्यूरेसी वगैरह जो भी थी प्री ट्रेंड वो सब कुछ होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि आइरिस डेटा में डिसीजन कैसे लेता है, हमें डिसीजन ट्री का समझना। तो हम यहाँ पे अपना माई ENV जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसे क्या करके रखें, एक्टिवेट करके रखें, ठीक है ना। और डे 3 है हमारा, डे 3 फर्स्ट वाला जो फाइल है पाइथन फर्स्ट, उसे हम चलाएंगे। तो हम डे 3 यहाँ पे देखो आ गए हैं, कोड्स, देन डे 3, और क्या कमांड है हमारा, लिनक्स सिस्टम है, देन पाइथन 3 लिखेंगे, विंडो होगा तो आप पाइथन लिखो, और इसे क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। ये देखो डिसीजन बन के आया आपका, बिल्कुल ट्री बना हुआ है ना, बिल्कुल ट्री बना। स्क्रीन हमारा छोटा है तो थोड़ा फिगर का साइज छोटा दिख रहा होगा, अदरवाइज ये बड़ा होता तो यहाँ पे देखो ऐसे आया होगा, ये डिसीजन ये ट्री में यहाँ पे ये एरो बनी हुई होगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, पेटल लेंथ इज लेस देन 2.45, इतना ये एक कंडीशन बना, लेस देन और इक्वल टू, तो देन ये बना। फिर क्या चुनना है, क्लास सेटोसा, तो यहाँ पे जो आया होगा उससे क्या, क्लास सेटोसा यहाँ पे, फिर इधर इससे बड़ा होगा तो दूसरी तरफ आना है। फिर यहाँ पे भी कंडीशन लगी हुई कि पेटल लेंथ अगर 4.5 से इक्वल टू और लेस देन रहेगा, देन दो रास्ते इधर से खुले। फिर इस वाले ब्लू वाले में देखो पेटल विड्थ पे फिर आया, फिर ऐसे रास्ते खोले। फिर ये व्हाइट वाला है पेटल विड्थ, इधर ऐसे दो रास्ते, फिर ये ब्लू वाला देखो दो रास्ता खुला, यहाँ से ग्रीन वाले में दो ऑप्शंस, यानी पूरा का पूरा डिसीजन ट्री बनाया जो इसके पास अवेलेबल था, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा हमारा ट्री सिस्टम है। तो बोलते हैं ना कि अगर ये होगा तो इसके साथ बढ़ जाना, फिर यहाँ पे जाके देखना है आपको कि हाँ इसके आगे भी और पॉसिबिलिटी है क्या, तो ये डिसीजन ट्री बोलते हैं। ढेर सारा ब्रांच बना ना, ठीक है ना, और ब्रांच बनने के बाद हम इस डिसीजन के साथ, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो पूरी डिसीजन ट्री पे हम बात करेंगे कि डिसीजन हम लेते कैसे। अभी सिर्फ ये समझना था कि डिसीजन के लिए क्या क्या करना पड़ा। क्या किया, सबसे पहले आइरिस का डेटा सेट लिए, लोड किए, ट्रेन टेस्ट में ब्रेक किए, बताए एल्गोरिदम कि हाँ ऐसे चला रखे हैं, देन हम उसके ट्री को ड्रॉ किए कि हाँ वो जो डिसीजन ले रहा है वो कैसे ले रहा है। यानी ट्रेन टेस्ट में ब्रेक किया, मान लो कि ट्रेन टेस्ट का मतलब हो गया कि हम 70% डेटा ट्रेन किए और बाकी का 30% से हम डिसीजन ले रहे हैं। तो 30% से डिसीजन ले रहे हैं तो वो 30% डेटा किस किस लेवल पे डिसीजन ले रहे हैं,
क्या सोच के उस मॉडल में डिसीजन ले रहे हैं। तो यानी इतनी चीजों का ध्यान रखा है, इतनी बातों का ध्यान रख रहे हैं कि अगर पेटल लेंथ हम डालें और इससे कम होगा तो इधर चले जाएंगे, अगर इससे ज्यादा होगा तो इधर आ जाएंगे। यानी आपका जो टेस्ट केस आ रहा है, टेस्ट डेटा आ रहा है, वो इस डिसीजन ट्री पे बढ़ रहा है, और कितना एक्यूरेसी आ रही है वो क्या करेंगे हम देख लेंगे, है ना। तो 30% में देखो इधर रन करके एक्यूरेसी आ जाता है। जब हम इसे कट करेंगे, अभी ये डिसीजन ट्री बना, यहाँ कट करेंगे, देखो कितना आया 86.67। ठीक है, तो वो एक्यूरेसी हमारा इस तरह से काम करता है कि हाँ कैसे वर्क कर। ठीक है, तो आपका जो है डिसीजन ट्री का मतलब यही होता है कि ढेर सारे, या डिसीजंस का मतलब होता है कि हाँ ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अकॉर्डिंग टू योर गैदरिंग डेटा आपका एल्गोरिदम, उसके बाद आपको पूछना कहाँ है, आपका टेस्ट डेटा जो आएगा उसके आधार पे पूरा का पूरा एक ट्री बना हुआ है, और उस ट्री के साथ हमें बढ़ना है। ठीक है ना। तो जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा, जैसा समय की डिमांड होगी, जिस अनुसार आपका डिसीजन लेना होगा, तो हर एक डेटा के अकॉर्डिंग, हर एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या होगा, आप उस पर्टिकुलर ब्रांच में ट्रांसफर हो जाओ। ठीक है ना, और डेस्टिनेशन तक पहुंच। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को डिसीजन मेकिंग बनाने की। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव पे, और हर दिन हम आपको एक क्वेश्चन के साथ अभी छोड़े जाते हैं। मैंने बोला कि 11 to 12 लेक्चर्स तक हम आपको विजुअलाइजेशन के साथ छोड़े, उसके बाद हम सर्टेन क्वेश्चंस के साथ। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज, इमेज जो विजुअलाइज करनी है वो रिलेटेड इमेज जो होगा डिसीजन ट्री विजुअलाइजेशन में। इमेजिन अ डिसीजन ट्री डायग्राम विथ अ क्लियर hierarchical structure. At the top is the root node and representing the initial decision point. एग्जाम्पल क्या है, वेदर इज सनी, जो मैंने पहले क्लास में बताया था। फ्रॉम देयर ब्रांचेज लीड टू डिफरेंट नोड रिप्रेजेंटिंग सब्सिक्वेंट डिसीजन बेस्ड ऑन द वेरियस कंडीशंस। उस दिन मैंने बताया था ना कि हाँ रेनी सीजन है, फिर टाइम कितना है, 3 घंटा है कि 3 घंटा से कम है। तो ऐसे करके ढेर सारे डिसीजन बने थे ना, कि एक डिसीजन के अंदर गए, फिर अब उसमें भी कंडीशन चेक करें, कंडीशन के अंदर कंडीशन, तब उसे बोलते हैं कि ट्री बन गया बिल्कुल। ऐसा एक आप सोचोगे और एक छोटा सा एल्गोरिथम पेन पेपर पे बनाओगे। कोई जरूरी नहीं है कि कोड में लिखना है, पेन पेपर पे बनाना है छोटा। ठीक है ना, नोट्स बिल्कुल क्या, each branches eventually leads to a leaf node and representing a final decision, example go to hike or stay indoors, जैसा मैंने एग्जांपल दी। ठीक है, और जब आप बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने जा रहे होते हो, तो आप इसी तरह से ट्री प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते। ठीक है ना, आप छोटे छोटे सिस्टम्स में बिल्कुल ट्री प्रोसेस में सोचो, कोई भी डिसीजन लेना होगा तो आप उसे ब्रेक करो। इट मींस this visualization helps to understand how decision tree breaks down complex decisions into a series of simpler binary choices, making it easier to follow a decision making। छोटे छोटे उसमें ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये आपके रियल जिंदगी में भी काम आएगा। आपको एआई पढ़ने से, एथिक्स पढ़ने से चीजें समझ में आएंगी कि हाँ आप अपनी ही जिंदगी की चीजों को मशीन को सिखा रहे हो, तो अपनी जिंदगी की चीजों को भी, डिसीजन को, हर एक चीज को, डेटा इकट्ठा करने का, प्रोसेस करने का तरीका इंप्रूव करेंगे, और देन मशीन का भी करेंगे। तो धीरे धीरे हम करके ये चीजें सीखते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे।